हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में। बिल्कुल रिलैक्स होके, चित्त को शांत करके कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंटल साइंस के जो एमसीक्यूज़ हैं अपने पेपर 2 के, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंसिनरेशन प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये पूछ रहा है कि जो इंसिनरेशन प्रोसेस होता है सॉलिड वेस्ट का, उसके बारे में बात करिए कि उसके बारे में कौन सी बात सच है, ये आपसे पूछा गया है। तो इंसिनरेशन आपको पता ही है, वेस्ट मैनेजमेंट का या बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा तरीका होता है। और इंसिनरेशन में क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, बहुत उच्च ताप पे क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जिसमें जो वेस्ट होता है उसका रिडक्शन होता है, उसके वॉल्यूम का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इंसिनरेशन जो बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह होता है उसका हाई टेम्परेचर पे, और आप ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो और ऑक्सीजन अब्सेंट हो और तब हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं, तब वो होता है पायरोलिसिस। क्या होता है, पायरोलिसिस। तो ये है इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन के बारे में आपसे बात पूछी है। तो सबसे पहले इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो अभी बात करिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत होगी इंसिनरेशन में, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये बात बिल्कुल ठीक है। बी क्या कह रहा है, द टू मेजर कंबस्टिबल जो केमिकल एलिमेंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। ये बात तो ठीक है, यही तो जलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, H2O और वेपर वगैरह, ये तो बात है ही। तो यही है एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट कौन कौन से है, कार्बन और हाइड्रोजन है जो जलते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट है। बी भी ठीक है, ए भी ठीक है। सी क्या कह रहा है, सेलुलोज इन द बायो वेस्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स। ये बात कुछ हाजम नहीं हुई है, ये मैं नीचे आपको नोट लगा के समझा भी दूंगा कि जो सेलुलोज होता है ना, जो बायो वेस्ट जो ट्रांसफर होता है ऑर्गेनिक एसिड में, ऐसा नहीं है, हम आगे इस नोट पर पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन गलत है। एक्सेस सोर्स ऑफ एयर इज नॉट नेसेसरी। एयर की तो आवश्यकता है, नॉट नेसेसरी नहीं, आवश्यकता है। तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या आ गया, ए और बी। ए और बी दोनों ठीक है, सी और डी इसके लिए ठीक नहीं है। तो ए और बी इज द राइट आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, आ गया क्या? चलो वेरी गुड। अब मैंने कहा कि उस सेलुलोज वाले को हम नोट लगा के देखेंगे, तो चलो नोट पढ़ लेते हैं, उसका नोट क्या कहता है। चलो इस नोट को नोट की तरह संभाल के रखना है। ये बात, एट टेम्परेचर अबव देन 350 डिग्री सेल्सियस सेलुलोज अंडरगोज थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिंग इनटू किस किस के अंदर, सॉलिड 4, वेपर, एरोसोल एंड गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर वो डिकम्पोज होता है। ये बात ध्यान रखनी है, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए वो ऑप्शन क्या हो गया था, गलत हो गया था, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई। ऑर्गेनिक एसिड नहीं, ये किस में डिकम्पोजिशन होता है, सॉलिड 4, वेपर, एरोसोल एंड गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें मैक्सिमम जो यील्ड होती है वेपर की, उसको कंडेंस किया जाता है और उसको लिक्विड जो बनाया जाता है उसको कहा जाता है बायो ऑयल। क्या किया जाता है, बायो ऑयल। और ये 500 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्टेन किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सेलुलोज की बात है। जो ऑप्शन सी हमने गलत करा वो इसलिए गलत करा, ये सही है, ठीक है। और समझ लो, एक डायग्राम से और समझ लेते हैं। जैसे ये सेलुलोज वेस्ट है, ये सेलुलोजिक वेस्ट है, तो सेलुलोज से फिर क्या बनेगा, ओलिगोसैकेराइड्स बनेंगे, उसके बाद ग्लूकोज, और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एक्सेट्रा ये बनेंगे। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपोनिक एसिड होगा। और उसके बाद एंड प्रोडक्ट होगा जो वो क्या होगा, वोलेटाइल कार्बन होगा, H2O और NH2 एटसेट्रा, ये होगा एंड प्रोडक्ट, ठीक है। मेरी बात समझ में आई गई होगी अब तो, इसलिए सी ऑप्शन को गलत करा। चलो वेरी गुड। अगर कोई प्रोटीनियस वेस्ट है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो, ये आपसे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, जैसे सेलुलोज से पूछा तो हो सकता है प्रोटीन से पूछ ले, तो क्या बनेगा, प्रोटीन, फिर वे ओलिगोपेप्टाइड्स बनेंगे और अमीनो एसिड होगा, और एंड प्रोडक्ट भी उसका ये हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा, और फिर ये एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। बस बिना टेंशन के इनको चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुनते जाएं, किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। पूरी हम कोशिश करेंगे कि आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, बड़ा अच्छे से आपका रिजल्ट आए और आप खुशी से बाहर आके एग्जाम हॉल से अच्छा फील करो। ऐसा तो हमारा प्रयास हमेशा रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिएक्शंस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन सोइल। मृदा के अंदर जो पेस्टिसाइड है उनकी बात की है। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शंस ऑफ पेस्टिसाइड इन सोइल।
जो सॉइल है उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स की जो रिएक्शंस है उसके बारे में पूछा है, कौन कौन सी बात इसमें से ठीक है। यानी कि देखो इसमें पूछा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुए हैं, इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो चलो हम देते हैं, स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। ए क्या कह रहा है, पेस्टिसाइड का सॉइल के अंदर रिएक्शंस के बारे में बात कर रही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है दे में वेपोराइज इनटू द एटमॉस्फेयर विदाउट एनी केमिकल चेंज। ये कह रहा है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो वेपोराइज्ड हो सकते हैं, वाष्पित हो सकते हैं बिना एटमॉस्फेयर में किसी भी केमिकल चेंज के बिना। तो ये बात ठीक है, हो सकते हैं वो वेपोराइज हो जाए बिना किसी केमिकल चेंज के, ये बात ठीक है। दे डोंट मूव डाउनवर्ड थ्रू द सोइल इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये कहते हैं अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो वो डाउनवर्ड नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी है, वो तो जाएंगे, लीचिंग होगी नीचे तो जाएंगे, तो ये गलत हो गया। दे डोंट मूव नहीं, वो मूव कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है। सी क्या कह रहा है, दे आर रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल डिके। ये अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पूछा है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एंजाइम रखते हैं जो पेस्टिसाइड को डिके कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना, बड़ी अच्छी है, काम की बात है, ध्यान रखना। क्या करते हैं, कुछ माइक्रोबियल जो होते हैं उनमें एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको डिके कर देते हैं पेस्टिसाइड के, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं रहने देते हैं। ठीक है, तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि रेजिस्टेंट होते हैं माइक्रोबियल डिके, नहीं रेजिस्टेंट नहीं होते, माइक्रोब्स के पास कुछ एंजाइम होते हैं जो उनका डिके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और क्या है, दे मे बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ये बात ठीक है, वो प्लांट है, एब्जॉर्ब कर सकते हैं उन पेस्टिसाइड्स को। अरे पैसे एब्जॉर्ब करवाने के लिए तो डालते हैं कि एब्जॉर्ब करे, उनमें पेस्ट वगैरह ना लगे। ठीक है, तो क्या क्या ठीक हो गया, ए ठीक हो गया और डी ठीक हो गया। इसमें कंफ्यूजन है तो मैं इसमें नोट लगा के लिख भी दिया है, टेंशन मत लेना, चित्त को रिलैक्स रखना। ए और डी इज द राइट आंसर, ए एंड डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जो माइक्रोबियल वाली बात थी उसको हम समझ लेते हैं। मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने सोचा चलो नोट लगा के एक समझा दिया जाए। मैनी केमिकल पेस्टिसाइड्स वर एनालॉग ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स। वो किसके एनालॉग है, किसके समान है, नेचुरल कंपाउंड के समान है। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैड द एंजाइम्स टू डिग्रेड देम। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, रेजिस्टेंट नहीं रहने देते, यही बात थी। दे कुड बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स। वो एज ए माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट की तरह यूज कर सकते हैं। एंड देन बी डिग्रेडेड टू इनऑर्गेनिक मैटर, फिर उसको इनऑर्गेनिक मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, तो इसलिए वो गलत था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई ना, चलो वेरी गुड। देखो चित्त को रिलैक्स करके शांति से काम करोगे तो सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आगे है द इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड वाज क्रिएटेड अंडर। जो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड है वो कौन से एक्ट के तहत क्रिएट किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो जो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड है वो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, इसके तहत क्रिएट किया गया है। याद रखोगे, अरे याद रखोगे ना कि जो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड है वो कौन से एक्ट के तहत क्रिएट किया गया है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत। ठीक है, वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द स्लो पायरोलिसिस ऑफ बायोमास। ये कह रहा है कि किसी भी बायोमास का स्लो पायरोलिसिस किया जाए तो उसका मेजर प्रोडक्ट यानी कि बहुत मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम पायरोलिसिस की बात करें तो पायरोलिसिस और इंसिनरेशन में मैंने बात की थी ना कि पायरोलिसिस में भी उच्च ताप पे ही तो जलाया जाता है, लेकिन यहाँ के ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है पायरोलिसिस में। तो आपसे यही पूछा है कि अगर हम बायोमास का पायरोलिसिस करते हैं तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखना है इससे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बायोचार बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बायोचार बनेगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा ये होता क्या है, तो इसके लिए भी आपको एक नोट डाल दिया है, इसको संभाल के रखना। क्या है, बायोचार इज अ चारकोल।
बायोचार क्या है? एक चारकोल है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पायरोलिसिस ऑफ बायोमास। ये बात तो समझ में आ गई। येट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज यूज्ड एज ए सोइल एमिल्योरेंट। एज ए सोइल एमिल्योरेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये शब्द मेरे को लग रहा है कि आपके लिए नया हो कि सोइल एमिल्योरेंट क्या होता है, तो ध्यान रखना। इसका मतलब होता है ए सब्सटेंस दैट एड्स प्लांट ग्रोथ प्राइमरली बाय इंप्रूविंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोइल। यानी कि सोइल एमिल्योरेंट वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंसेज होते हैं जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कैसे? वो जो सोइल की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसको सुधारते हैं, तो उनको बोलते हैं सोइल एमिल्योरेंट। तो जो चारकोल जो बायोचार है, वो बायोचार है, वो एज ए सोइल एमिल्योरेंट की तरह काम करता है। यानी कि सोइल के लिए वो बेनिफिट है क्योंकि वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? कि वो सोइल की फिजिकल कंडीशन को अच्छा करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। किस किस में? कार्बन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड सोइल हेल्थ में बेनिफिट करता है। कौन? बायोचार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे ना? प्लीज़ इनको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं अच्छे से साथ साथ, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि मैं नोट डाउन भी कर रहा हूँ। ठीक है ना? आगे का एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बिसाइड स्टीम, स्टीम के अलावा, स्टीम यहाँ पे एक तरह से वाटर वेपर है। कह रहा है बिसाइड स्टीम नेक्स्ट गैस इन ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस इमिटेड फ्रॉम ए वॉल्केनिक इरप्शन। ये कह रहा है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो स्टीम तो बहुत निकलती है, वाटर वेपर बहुत निकलती है, ये बात ठीक है। वो कह रहा है इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या निकलता है, ये पूछा गया है आपसे। फर्स्ट नंबर पे तो स्टीम है, तो दूसरे नंबर पे पूछा गया है क्या निकलता है, तो याद रखना दूसरे नंबर पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा क्या है? स्टीम है या वाटर वेपर है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो 2 नंबर पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि स्टीम के बाद जो निकलेगी वो किसकी मात्रा ज़्यादा निकलेगी? वो मात्रा निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात ना। ये सीक्वेंस सारी याद रखनी है। और मैं आपको बता दूं एक बात फ्रेंड्स की इनमें ना बेसिक चीज़ें आती है, बहुत बेसिक से धीरे धीरे एडवांस होता जाता है। तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस से इसमें आपको ना एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा और आप सही से थ्योरी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वहाँ भी आप फोकस करने की कोशिश करोगे। लेकिन आप हमेशा, हम लोग जितनी ईमानदारी से आपको कुछ दे सकते हैं, आपकी सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, उतनी करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अपने चित्त को रिलैक्स रखें, शांत रहें और हमेशा पॉजिटिव माइंड रखें। सब बहुत अच्छा होगा। रिवीजन पे फोकस रखें, सब बेस को बिल्कुल पकड़ के रखें, बेस को पकड़ के एडवांस की तरफ जाएं, बेसिक को क्लियर रखें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और हमेशा चित्त शांत रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।